Hello friends, how are you? This side Harshika and today we are gonna start a new topic, electricity from class 10th physics. देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि हाँ ये शब्द बना किन शब्द से मिलके बना, क्या इसकी ओरिजिन है। तो ये जो वर्ड है बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक। जब हम बोलते हैं तो भी दो हमारे मुंह से हम अगर उनको ब्रेक करें पूरी इलेक्ट्रिसिटी को तो इलेक्ट्रिक और सिटी दो वर्ड हमें मिलते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक और एक सिटी। देखो इलेक्ट्रिक जो है इसकी ओरिजिन अगर देखें तो ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रा से आया है जिसका मतलब होता है चार्ज, यानी कुछ ना कुछ तो चार्ज से रिलेटेड है। और सिटी मतलब शहर, दुनिया। हम इस चैप्टर में चार्ज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी या ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, चार्जेस से डील करते हैं। ऐसे ही बस इसकी डेफिनेशन है कि हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी वही है। क्या? स्टडी ऑफ चार्जेस। ये क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस। बस अब चार्जेस बहुत बार आ चुका है। अब चार्जेस होता क्या है? देखिए आपने क्लास 9 में मैटर के बारे में केमिस्ट्री में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है और आपने पढ़ा है मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैव इट्स मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। कोई भी वो चीज़ मैटर है जिसके पास अपना मास होता है और साथ में ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मास हमें किसी बॉडी के वजन के बारे में बताता है। और एक चीज़ होती है वॉल्यूम हमें बताती है कि वो मास कितना जगह जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो ऐसे जो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, हर एक मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है कुछ, तो वो हमें कुछ ना कुछ बताती हैं। जैसे मास हमें क्या बताता है? वजन के बारे में। वॉल्यूम हमें क्या बताता है? कि वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है। इसी तरह चार्ज भी एक ऐसी ही प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब बात ये आती है कि ये भी हमें कुछ ना कुछ बताएगा। तो ये हमें ये बताता है कि दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, यानी एक दूसरे के पास जाएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी। या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या एक दूसरे को रिपल करेंगी। तो चार्ज सिर्फ यही है। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर। अट्रैक्शन या रिपल्जन होना, अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन होना। अब देखिए ये तो होता नहीं, हम ये तो कह नहीं सकते कि चार्ज हर एक बॉडी पे प्रेजेंट है, क्योंकि ये दो चीजें, ये दो ऑब्जेक्ट्स, ये दो मैटर, एक हमारे पास है हमारा मार्कर और एक है डस्टर, ये एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट कर रहे हैं और ना ही रिपल कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऊपर चार्ज है, बट ऐसी बात नहीं है। हम जनरली आम भाषा में बोल देते हैं क्या ये बॉडी के पास नो चार्ज है, बट चार्ज होता है। पर चार्ज कैसा होता है? बैलेंस होता है, यानी जीरो होता है। हर एक बॉडी के ऊपर जीरो चार्ज होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर हम उसके जूम करें, इसके बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाएं, यानी हम एटम पे जाएं, स्ट्रक्चरल यूनिट पे जाएं, तो वहां पे हमें पता है कि हर एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होंगे। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो मान लो किसी के अंदर 5 प्रोटॉन है तो 5 ही न्यूट्रॉन है, 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा, बॉडी न्यूट्रल बन जाएगी। ठीक है, बॉडी न्यूट्रल बन जाएगी। इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि ये तो स्टेबल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब एक जैसे हैं, तो ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं और ना ही ये एक दूसरे को रिपल करने वाले हैं। समझ में आई बात? अब इस कंसेप्ट को हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं, और वो है कि ये जो इलेक्ट्रिक है या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ये कहीं ना कहीं हमें, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इसकी स्टडी करें तो हमें ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स से रिलेट करवाता है। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब इनमें से हम न्यूट्रॉन्स को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे चार्ज ही नहीं होता, जीरो चार्ज। आपको पता है चार्ज तो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। तो समझ में आए कि हम क्यों कहते हैं कि इस बॉडी पे चार्ज नहीं है, क्योंकि जीरो होता है। जहाँ जीरो हो गया वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है ना, इसलिए। तो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्यों पढ़ते हैं, प्रोटॉन्स क्यों नहीं पढ़ पाते? वाई वी स्टडी इलेक्ट्रॉन?
देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी में हम फ्लो की बात करेंगे। कोई चीज़ चलेगी आपस में, यानी किसी चीज़ का फ्लो होगा, किसी चीज़ का क्या होगा, फ्लो होगा। और फ्लो कौन कर सकते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, हो जाता है ऐसा, आप फर्दर क्लासेस में आगे स्टडी करेंगे, बट हम बेसिक लेवल पे ये मान के चलते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल देखा था 9th क्लास में, और उसके अकॉर्डिंगली हमने स्टडी किया था कि जो न्यूक्लियस होता है वहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और वो आपस में न्यूक्लियर एनर्जी से बंधे होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं। वो बहुत ही बड़ा फोर्स होता है, तो वो उनको इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाने देता। पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर के शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर के शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से मूव कर पाते हैं। और जनरली हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि उसके इलेक्ट्रॉन मूव करे। क्यों? ताकि वो अपने आप जो शेल हैं उनको स्टेबल कर सके। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, चार्ज जब हम पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। पर फिलहाल के लिए सिर्फ ये समझिए कि क्यों हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं, क्यों हम यहाँ पे प्रोटॉन्स का कंसेप्ट नहीं लेते। चार्ज तो प्रोटॉन्स के ऊपर भी है ना, न्यूट्रॉन्स को तो हमने सीधा काट ही दिया क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। बट हम प्रोटॉन्स क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि प्रोटॉन अंदर बंधे होते हैं, मूव नहीं कर सकते। और जब हमें किसी के थ्रू करंट पास करवाना है तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जनरली कंडक्टर्स के थ्रू, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट चाहिए होती है। और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इसीलिए होती है क्योंकि वो आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं रादर देन प्रोटॉन्स के बारे में। अब इतनी बात आपको होप करती हूँ समझ में आई होगी। अब एक और कंसेप्ट के बारे में समझते हैं, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है मूविंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप इसके नेम से ही आप समझ सकते हैं। आपने एक बार किसी चीज़ के नेम को जो तोड़ के या उसको समझ के देख लिया ना, तो आपको उसकी डेफिनेशन समझ में आ ही जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें भी सेम है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ चार्जेस है, हमने भी पिछले बोर्ड में देखा था। स्टैटिक आप क्लास 9 में पढ़ के आए। स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो रेस्ट पे है। स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो रेस्ट पे है। और यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज फुल ऑफ चार्जेस। हम चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यानी कि वो चार्जेस की स्टडी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस। ये है रेस्ट। तो यानी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में उन चार्जेस की बात करते हैं जो रेस्ट पे होते हैं। तो बस स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ये बात याद रखनी बस। और मूविंग इलेक्ट्रिसिटी में अपोजिट, मूविंग और करंट मतलब चलना, यानी उसमें हम ऐसे चार्जेस के बारे में बात करते हैं जो चल रहे होते हैं। और जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी भी वहीं काउंट करते हैं जहां वो चल रही होती है, बट ऐसा नहीं होता। हम डिटेल में तो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बात करेंगे, बस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का भी कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। देखिए कैसे होता है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, और अगर होते हैं तो कैसे होते हैं। हमने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, 2 एटम ले लिए, मान लीजिए हम बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे चल पड़ते हैं। तो हमने एक एटम ले लिया A और एक एटम ले लिया B। अब हम ये नहीं मान रहे कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड, हम कुछ नहीं मान रहे। एटम है तो कम एलिमेंट होगा, बट हमें सिर्फ ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके पास 5 प्रोटॉन है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, इट्स देयर। राजी, अब क्या हो रहा है कि इन दोनों को हम सिर्फ कांटेक्ट में लाते हैं। और वो किस लिए लाते हैं? सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए ए एटम कहता है कि मुझे ना एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ज़रूरत किस लिए होती है? मैंने बताया कि शेल में उनको कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं जो पाके वो खुश हो जाते हैं। बस इतनी सी बात होती है। अगर एटम के पास जितने एक शेल में इलेक्ट्रॉन चाहिए वो हैं, तो उनको ये लगता है कि हाँ अब हम कंप्लीट हो चुके हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये उसी की वजह से रिएक्शंस होते हैं।
आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज ही होता है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ओके, यहाँ पे 2 हैं। हमने पढ़ा था कि जो पहला शेल है फॉर्मूला होता है 2n² और ये होता है नंबर ऑफ शेल, तो 1 है। तो यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मैं सिर्फ अभी एग्जांपल दे रही हूँ, इसको इससे मत रिलेट करना। कि मान लो एक एटम के पास बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे शेल में चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या चाहेगा कि अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन और आने चाहिए, और इसके लिए ये दूसरे सब्जेक्ट से दूसरे अगर हम किसी भी एटम से इसको टच करवाते हैं, इसको कंटैक्ट में लाते हैं, तो फिर ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की ज़रूरत करेगा। उसकी टेंडेंसी होगी कि मैं ये करूं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। या तो ये ऐसे स्टेबल हो सकता है कि 6 इलेक्ट्रॉन अपने दे दे, या ऐसे हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेना इज ईजियर रादर देन गिविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या कहते हैं कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए। और मान लो एक ऐसा हो गया, एक ऐसा एटम हो गया जिसके आउटर शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या कहेगा, अब ये क्या, स्टेबल बनने के लिए अब मुझे या तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो ये कहेगा कि ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देना इज इजियर। पिछले वाले जो एटम था वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है। तो जब हम इसको कंटैक्ट में लाएंगे ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ये एटम दूसरे एटम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये होता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं और क्यों एटम को अपने इलेक्ट्रॉन है उसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए कहता है कि मुझे ना 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये बोलता है चलो ठीक है मैं दे देता हूँ, पर इनके लिए तो है नहीं, हवा में हो जाएगा। इनके लिए अब इनको हमें कंटैक्ट में लाने की जरूरत है। तो ये क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बस इनको एक बार कंटैक्ट में ला देते हैं, टच करवाते हैं सिर्फ। तो जल्दी से क्या होता है, ये एटम इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। 2 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 थे 7 हो गए, और ये जो 6 थे 4 हो गए। अब देखो क्या स्टेट में कुछ चेंज आया, कैसे आया, हाँ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल गए। और बॉडी को न्यूट्रल होने के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होने की जरूरत होती है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी नेगेटिव चार्ज हेयर इज लार्जर देन द पॉजिटिव चार्ज, यानी ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई सिर्फ टच में लाने से। कैन यू सी, सिर्फ टच में लाने से वो बॉडी नेगेटिव चार्ज, एक बॉडी ने नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया। इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में से पॉजिटिव चार्ज इज लार्जर, यानी ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। किसकी वजह से, सिर्फ कंटैक्ट में लाने की वजह से। सो यहां पे क्या हुआ कि जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए उस बॉडी पे तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ जिसको, उसने पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया। कैसे, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए थे इलेक्ट्रॉन्स से, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और जिसने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज गेन हो गया। यानी हमने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए, उनको सिर्फ हम कंटैक्ट में लेके आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया और एक बॉडी ने नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया। ठीक है, यही था कंसेप्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे चार्जेस, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। चार्जेस क्योंकि एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चार्जेस क्योंकि एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। यानी ये कंसेप्ट ये था कि अगर हम किन्हीं 2 बॉडीज को सिर्फ कंटैक्ट में लाते हैं और उनके अंदर प्रेजेंट होने वाले जो एटम्स हैं उनकी टेंडेंसी है कि हम इलेक्ट्रॉन्स ले या दें, तो उसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
हाँ, यहाँ पे अब कभी आपको रिपल्जन नहीं देखने मिलेगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। क्यों नहीं मिलेगी देखने को? क्योंकि एक बॉडी ऐसी होगी जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और एक बॉडी ऐसी होगी जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, जिसकी वजह से चार्जेस डिफरेंट होंगे। जिसने गेन किया वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो चार्जेस डिफरेंट एंड दे विल मेक टू अट्रैक्ट ईच अदर। उनकी टेंडेंसी होगी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए। ये था कंसेप्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। अब आगे हम चार्जेस पे चलते हैं। चार्जेस क्या है? आपको सिर्फ अभी एक ब्रीफ में बताया था कि वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रेपल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ तभी जब उन बॉडी पे चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। जनरली हर एक बॉडी पे जीरो चार्ज होता है, यानी कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से हमें अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को नहीं मिलती। पर ये फोर्स हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है, पर चार्ज जीरो होने की वजह से फोर्स भी जीरो हो जाता है। आप इसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम चार्जेस के ऊपर, जिसमें हम थोड़ी सी उसकी एसआई यूनिट्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लें। तो जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। साइंटिस्ट कूलम जिन्हें डिस्कवर की थी, इसके लिए इसकी जो यूनिट है वो कूलम है, जैसे न्यूटन होती है फोर्स की। तो और इसको हम डिनोट सी से करते हैं। ये डिनोशन है इसकी एसआई यूनिट की। बट अगर हम चार्ज की खुद के डिनोशन की बात करें तो वो क्यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल क्यू। एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज स्मॉल क्यू, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वहां पे स्मॉल क्यू भी आ सकता है, पर जनरली हम कैपिटल क्यू से ही डील करते हैं। अब आती है इसकी सीजीएस यूनिट। इसकी एक सीजीएस यूनिट भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसका कन्वर्जेंस पूछ लिया जाता है। तो ये जो सीजीएस यूनिट होती है ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये ऐसी यूनिट है जो पहले यूज की जाती थी और ये कूलम के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है और इनको हम डिनोट एएसयू से करते हैं। और इसको एक और नाम भी दिया गया है जिसका नाम है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम। ठीक है, अगर हम कन्वर्जेंस देखें तो 1 कूलम के अंदर 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। 3⁻9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी ESU होते हैं। यानी इसे हमें पता लगता है कि एक कूलम जो है वो बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है। इसीलिए हम इसे डेली यूज में मतलब हम यूज भी नहीं करते। हम जनरली डील करते हैं दो और यूनिट से। वो कोई ऐसे ऐसा यूनिट ऐसी यूनिट नहीं है, वो जैसे हम देखते हैं ना मिली कूलम वगैरह टाइप में। एक होती है मिली कूलम, ठीक है, और एक होती है माइक्रो कूलम। तो ये जो मिली कूलम है 1 कूलम के अंदर 10⁻³ कूलम होते हैं, यानी ये इतनी होती है। और ये जो माइक्रो कूलम है इसके अंदर 10⁻⁻6 कूलम होते हैं। ठीक है, ये ऐसी कन्वर्जेंस, और ये हम काफी बार यूज भी करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो ये कन्वर्जेंस याद रखना जरूरी था। अब आते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बहुत सिंपल है, जिन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, एक्सेप्ट अगर उनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट ना लगाओ तो। न्यूमेरिकली बेस्ड इससे एक फॉर्मूला निकलता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लाइक चार्जेस, जो आपको बचपन से बताया कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रेपल करते हैं, और उसी के साथ जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी, ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, हमने ये भी मान लिया। अब इसकी एक और आगे फर्दर डिवीजन होता है, जैसे आपको पता है कि ये 2 तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कैसे, मतलब ये कैसे? ये तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, पर जब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गए तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई? इसके पास तो अपनी डायरेक्शन आ गई। बट ऐसा नहीं होता। किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखना है तो उसके लिए वो जरूरी है कि वो क्वांटिटी जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करें, जिसके अकॉर्डिंगली हम सिंपल एडिशन नहीं कर सकते चार्जेस की,
हमें देखना पड़ता है कि उसके बीच का एंगल क्या है, वो किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम उन्हें ऐड करते हैं, ठीक है। बट चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपको दे दिया कि हाँ एक तरह से 2 कूलम प्लस 2 कूलम का चार्ज लग रहा है और एक तरह से -6 कूलम का चार्ज लग रहा है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, साइन तो रखेंगे, साइन रख के उसे ऐड करेंगे, सबको -4 कूलम चार्ज मिलेगा, ठीक है। बट हम इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो हम डायरेक्शन देख के करते हैं कि हाँ हमारा चार्ज इधर से लग रहा है। अगर एक ऐसे चार्ज लग रहा हो, हमारा ऐसे 2 चार्ज लग रहे हो, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐसे आपका निकलेगा। जो आपको एंगल देख के मेजर करना पड़ता है, वो आपको ये जो चार्ज है वो उस लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको हम स्केलर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, ठीक है। अब आती है अगली प्रॉपर्टी जो हमने अभी सीख ही ली है कि हम इसको सिंपल तरीके से विद साइन ऐड कर देते हैं, जिसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब एक और आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब सेम जो आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखा है क्लास 9 में, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड द सेम प्रॉपर्टी अप्लाइज टू चार्ज ऑल्सो, कि चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कैसे, हम पिछले एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हमने देखा था कि पहले बॉडी के पास, एक बॉडी के पास 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन थे, और दूसरी बॉडी के पास 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन थे। जब हमने उनको कंटैक्ट में हमने उनको कंटैक्ट में ला दिया, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या हुआ, तो क्या कंडीशन रही कि प्रोटॉन तो उतने ही रहे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास प्रोटॉन उतने रहे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। चार्ज जब भी कंजर्व्ड है, टोटल करके देख सकते हैं आप, प्रोटॉन तो वही रहेंगे 11, प्रोटॉन का तो चेंज नहीं होता। मेनली बात रहती है इलेक्ट्रॉन की, क्या इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, नहीं चेंज होते। इनका टोटल करके देखो 5 + 6 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल चार्ज तो कंजर्व्ड रहा ना। यही मतलब है इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी का। अब एक 5वीं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटी से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए whenever you go to buy something like fruits, आप लेने जाते हैं, अब कभी भी ये नहीं कहते कि हमें 2.5 बनाना दे दीजिए। हालांकि आप खा सकते हैं 2.5 बनाना, आपको मिल सकते हैं 2.5 बनाना, बट जनरली आप ऐसे पॉइंट्स में डील नहीं करते, आप होल नंबर्स में डील करते हैं, आप इंटीजर्स में डील करते हैं। सेम इज विद चार्ज, सेम इज विद चार्ज, कि चार्ज भी आपको ऐसे टुकड़ों में नहीं मिल सकते। व्हाट डू यू मीन बाय कि चार्ज आपको टुकड़ों में नहीं मिल सकते? देखिए, चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन्स का भी सेम है, यानी जब हम चार्ज के बारे में बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स हमें टुकड़ों में नहीं मिल सकते। हम आप ये नहीं कह सकते, देखिए हमने पढ़ा था कि अभी एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, एक लूज कर रहा है। तो जब पहले एटम ने दूसरे से मांगा कुछ, तो उसने मांगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने दे दिए। अगर वो उससे 2.576 इलेक्ट्रॉन मांगता तो क्या वो दे पाता? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी भी पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हमें इंटीग्रल वैल्यू मिलती है, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू मिलती है हमें, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल ही होगा। कैसे? देखिए, स्मॉलेस्ट चार्ज, जितना भी दुनिया में स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, वो क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कहें एक प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज। उससे छोटी चीज कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बताया कि हम पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन को नहीं लिख सकते। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 0.01100 ऐसे 01, ऐसे हम नहीं लिख सकते पॉइंट्स में, ऐसे हम नहीं लिख सकते पॉइंट्स में। तो यानी हमने इससे ये जान लिया कि सबसे छोटा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, सबसे छोटा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यानी अगर किसी बॉडी के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास इतना चार्ज होगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है
तो उसके ऊपर 2 इंटू 1.6 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा। किसी बॉडी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पास 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा। 4 है, 5 है, सो ऑन करते जाइए। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ऐसे ऐसे करते ही Ne तक होगा। Ne मतलब n हम जान लेते हैं जनरली किसी भी चीज का मल्टीपल रख लेते हैं हम n को, नंबर ऑफ किसी भी चीज। जैसे हम बोलते हैं कि इफ k इज मल्टीप्लाइड n टाइम्स, है ना, n टाइम उसको बढ़ा दिया या घटा दिया तो n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये इलेक्ट्रॉन यानी इतने वैल्यू, वो कितना होगा n इंटू नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उस मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज। सही है ना। यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे थे, यहाँ पे मान लो हमें वैल्यू फिलहाल के लिए नहीं पता तो हम उसको n मान लेते हैं। और यही होता है किसी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट चार्ज। किसी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट चार्ज सिर्फ ये हो सकता है। यानी यहां से हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया, Q इज इक्वल टू Ne। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होने वाला चार्ज जो है वो ये होगा Ne, जहां n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये E क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है। और उसकी वैल्यू ये होती है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। और प्रोटॉन के ऊपर भी यही चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है, जिसकी वजह से हर एक एटम बैलेंस होता है। और ये क्या है, चार्ज, हमने पढ़ा था। तो किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होने वाला चार्ज क्या होगा, n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू स्मॉलेस्ट चार्ज जो भी एग्जिस्ट कर सकता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कहते हैं, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कहते हैं। यानी ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कभी टेस्ट में या कभी कहीं भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और वो ये होता है कि एक कूलम के अंदर, इन 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी चार्ज हमें गिवन है यहाँ पे, मान लो 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना होता है, ये होता है। ये हमें राइट कर लेना, क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो छोटी सी वैल्यू याद कर लें। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमें n फाइंड करना है, यानी हमें n फाइंड करना है। क्या गिवन है, e गिवन है, n फाइंड करना है, कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल आसानी से इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा, ये क्या इधर आ जाएगा और e नीचे आ जाएगा। क्या की वैल्यू 1 कूलम गिवन है और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम गिवन है। दिस विल गेट कैंसिल बाय दिस। ये 19 जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 इंटू 10⁻19 बाय 1.6। जब ये पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे 16 रहेगा और ऊपर इसका एक 0 चला जाएगा। अब ये भी पॉइंट्स में आएगा 0 में। हम क्या करते हैं, एक कैरी ले लेते हैं, इससे एक 0 कैरी ले लेते हैं। ये बन जाएगा 100 इंटू 10⁻18 बाय 16। अब 16 से डिवाइड करना हो 16 से करो, वरना आप इसको 2 के टेबल पे काटते जाइए, या फिर सीधा 5 के टेबल पे काट लीजिए पहले, फिर इसको 2 के टेबल पे 12.5 2 ये कट के 6.25 बाय 1, यानी वैल्यू आ गई ये, यानी वैल्यू आ गई ये। और अगर आप इसे याद कर सकते हैं तो इसे भी कर लें, पेपर में ना सीधा पूछ लिया जाता है 2 कूलम में कितने होते हैं, या 1 में, 3 में, 4 में। तो उसमें आपको करना है, 1 में पूछ रहे तो सीधा कुछ करना ही नहीं, आपको वैल्यू याद है, आंसर टिक कर देना। वैल्यू वगैरह, ये पावर वगैरह ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें आपको वहां पे वेरिएशंस मिलेंगी। अगर आपसे 2 कूलम पूछ लिया, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देना, 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, माइनस नहीं 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे कि ये पॉइंट्स में आ गया, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट में नहीं हो सकते, बट यहाँ तो पॉइंट्स में आ गए। तो ध्यान से देखिए कि इसके पीछे 18 जीरो हैं, इसके पीछे 18 जीरो हैं,
यानी इससे अगर हमने 2 0 कैरी भी ले लिए तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसलिए हमने यहां पे ऐसा लिखा है, वरना ऐसे लिख लो। अब इसको कह सकते हो कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो यानी कि एक कूलम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने? 6.25 × 10⁻18 आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको भी सिर्फ ये समझाने के लिए था। अब इस पे काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप बताइए 2 कूलम में कितने हैं, 3 में कितने हैं, 4 में कितने हैं, 5 में कितने हैं। बस इस वैल्यू को आप 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर। अब एक और चीज होती है, वो होती है टेस्ट ऑफ चार्जिंग, कि अगर हमें फाइंड करना है किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मतलब क्या हम टेस्ट कर सकते हैं उसके लिए। हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, चार्ज सिर्फ 2 चीजें करवा सकता है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन। अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन, यहां पे क्या होगी? सी अगर हमने एक मैग्नेट ले लिया, एक मैग्नेट ले लिया और एक उसी के साथ में आयरन ले लिया, एक उसी के साथ में आयरन ले लिया, आप देखेंगे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि हमें पता है कि सिर्फ मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहां से अट्रैक्शन हो गई, अट्रैक्शन हो गई, वेरी गुड। यानी यहां से हमें पता चला कि बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन तो सिर्फ चार्ज ही करा सकता है। ओके, अब अगर चार्ज प्रेजेंट है तो इसको तो अट्रैक्ट करना चाहिए, चाहे ऑब्जेक्ट भी बदल दो। यहां पे हम एक और आयरन नेल ले आए, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, सिंपल रहेंगे। क्यों? हमने अभी देखा पिछले केस में तो ये एक दूसरे, ये आयरन नेल और मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, पर यहां पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो इससे हमें पता लगता है कि आयरन नेल के पास कोई चार्ज नहीं था, आयरन नेल के पास कोई चार्ज नहीं था, वो फिर भी अट्रैक्ट हो रहा था। चार्ज सिर्फ किस पे था? मैग्नेट पे। यानी एक बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से भी अट्रैक्शन हो सकता है, बेशक दूसरे पे हो ना। बट अब अगर हम 2 मैग्नेट लेते हैं, 2 मैग्नेट लेते हैं और दोनों को सेम चार्जेस हैं एक दूसरे के आसपास रखते हैं, तो एक दूसरे को रेपल करेंगे, एक दूसरे को रेपल करेंगे ना, एक दूसरे को रेपल। और वो किस कब होगा? क्या एक बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होने से हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रिपल्शन सिर्फ तभी होगा जब दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, और चार्ज भी कैसा होगा? सेम होगा, तब रिपल्जन होगा, ठीक है। तो यानी से हमें ये पता लगा कि अट्रैक्शन एक बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होने से भी हो सकता है, पर रिपल्जन सिर्फ तभी होगा जब दोनों बॉडी पर चार्ज होगा। यानी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग क्या है, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, तो आपको आंसर में रिपल्जन करके आना है, तो आपको रिपल्जन करके आना है। अब ऐसे देखो, मैंने ये नहीं कहा कि हाँ अगर जहां अट्रैक्शन हो रहा है वहां एक ही बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट होगा। हो सकता है कि जहां अट्रैक्शन हो रहा है वहां दोनों बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट हो, वहां दोनों बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट हो, पर ऑलवेज ऐसा नहीं होता। रिपल्जन इज द ट्रू टेस्ट। रिपल्जन तभी होगी जब दोनों बॉडी पे चार्ज होगा। तो यानी आपको ऑप्शन बी करके आना है। अट्रैक्शन, रिपल्जन बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज में से रिपल्जन आंसर होगा, ना कि बोथ ए एंड बी। बहुत बड़ी मिस्टेक हो रहती है, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए वो करते रहे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि आपको चेक करना है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, कौन सा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। कुछ अपने अपने एग्जाम्पल लेते रहे और उनको सॉल्व करते रहे, कुछ आपके सही निकलेंगे, कुछ आपके गलत निकलेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? Q इज इक्वल टू NE, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।